हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज है आपका 28 अक्टूबर। आज आपका यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर साइंस का जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे प्रश्न पुस्तक आपके सामने है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2025 का ये तीसरा पेपर है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का ये आपका 25 अंक का होता है। 1 घंटे का इसमें आपको समय मिलता है। तो चलिए आज की इस क्लास में इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि और भी भाई बहन अपना जो पेपर है वो यहाँ पर मिला सकें। सबसे पहला प्रश्न है बल। ठीक है, जो बल होता है फोर्स, ठीक है, इसका पूछा गया आपसे इसमें क्या क्या होता है। क्या केवल परिमाण होता है, क्या केवल दिशा होती है, क्या परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, या फिर ना ही इसमें परिमाण होता है ना ही इसमें दिशा होती हैं। तो आपको पता ही होगा बल एक सदिश राशि है। बल कैसी एक सदिश राशि है जिस कारण इसमें परिमाण और दिशा दोनों पाई जाती हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, परिमाण व दिशा दोनों बल के अंदर पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपका ऊर्ध्वपातज पदार्थ का उदाहरण नहीं है। तो कपूर, आयोडीन और नौशादार ये 3 आपके क्या है, ये ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं। जबकि आपका जो नमक होता है, ठीक है, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये आपका ऊर्ध्वपातन पदार्थ का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3। इसमें आपसे पूछा गया है 1 फुट बराबर होता है कितने सेंटीमीटर के। तो आपका 1 फुट जो है वो 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये आपको बताना था। इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। किसी घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है, जो घुलनशील ठोस पदार्थ होते हैं उनको द्रव से पृथक करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है। तो आपको बताना था वो विधि बाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, सारे प्रश्न आपको कराए हैं, आप मॉडल पेपर में इन्हें जाकर देख सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या 5 है। इसमें पूछा गया चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की जो संरचनाएं पाई जाती हैं उनका नाम क्या है। तो चने के बीज में जो हल्के पीले रंग की 2 संरचनाएं होती हैं, जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उन्हें बीज पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज पत्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर था आपका ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब यहाँ तक आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपके सामने स्क्रीन पर है। ये भी आपके 1 अंक का एक प्रश्न होता है। सबसे पहला प्रश्न था इसमें 6 नंबर का, पुष्प के 4 प्रमुख भागों के नाम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार यहाँ पर मॉडल पेपर के अंदर सॉल्व कराया गया था कि पुष्प के 4 मुख्य भागों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इसमें आप बता सकते थे बाह्य दलपुंज, ठीक है, बाह्य दलपुंज, इसके अलावा दलपुंज हो गया, ठीक है, पुमंग हो गया, पुमंग, ठीक है, इसके अलावा जायांग। ठीक है, इस तरह से आप 4 अंग जो थे वो यहाँ पर आप बता सकते थे। अभी 2 से 3 दिन पहले भी ये जो क्वेश्चन था ये मॉडल पेपर के अंदर आपको कराया गया था। अगला प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या है आपका 7, सिंघाड़ा और आर्किड की जो जड़ें हैं वो किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर आपको बता दिया चुका है। ठीक है, वाह दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायंग। प्रश्न संख्या 7 था आपका आर्किड और सिंघाड़े की जड़ें किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। तो आप बता सकते थे कि सिंघाड़े की जड़ें जो हैं वो मिट्टी में धंसी हुई रहती हैं, यानी कि पानी के अंदर होती हैं, और जो पौधे को स्थिरता देती हैं और जल पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं। जबकि जो आर्किड का पौधा होता है इसकी जो जड़ें हैं वो विशेषकर अधिपादप आर्किड की ये हवा में तैरती हैं। ठीक है, हवा में होती हैं और वायुमंडल से नमी और पोषक तत्व जो है वो अवशोषित करने के लिए विशेषीकृत होती हैं। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा जा रहा था कि एक एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया था। ठीक है, मीटर पूछा गया था कि एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है। तो आपको बताना था कि एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, ठीक है, यानी कि 10⁻⁻10 के मीटर के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या 9, मूल मात्रक किसे कहते हैं और कोई 2 इनके उदाहरण भी दीजिए। तो देख लेते हैं मूल मात्रक किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो किसी अन्य मात्रक से स्वतंत्र होते हैं और जिन्हें एक दूसरे से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप बता सकते थे कि मीटर होता है। ठीक है, मीटर लंबाई के लिए मापने के लिए होता है। मीटर जो मात्रक होता है वो किसका होता है? लंबाई के लिए होता है। और किलोग्राम, ठीक है, ये द्रव्यमान मापने के लिए होता है। ये क्या है? ये मूल मात्रक है। मीटर, द्रव्यमान, ठीक है, समय, ये सारे के सारे क्या आपके मूल मात्रक होते हैं, क्योंकि ये किसी अन्य मात्रक से प्राप्त नहीं किया जा सकते, इसी कारण इन्हें मूल मात्रक कहा जाता है। इसके बाद था आपका प्रश्न संख्या 10, लेकिन 10 से पहले यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 11 आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो
प्रश्न संख्या 11 क्या था आपका, भंगुर और अभंगुर पदार्थ किसे कहते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। तो पहले आपको प्रश्न संख्या 11 देख लीजिए, उसके बाद हम 10 भी आपको अभी बताने वाले। तो भंगुर पदार्थ वे होते हैं जो बिना किसी महत्वपूर्ण विकृति के अचानक से एकदम से टूट जाते हैं, जिसकी कांच होता है, ठीक है। कांच क्या है, कांच अचानक से आपका टूट सकता है, इसे दोबारा से आप नहीं जोड़ सकते। जबकि अभंगुर पदार्थ वे होते हैं जिन्हें तनाव या दबाव डालने पर विकृत होने के बाद भी वे क्या होते हैं, टूटते नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा लोहा, बल्कि अपना क्या है, मूल आकार जो है वह वापस पा सकते हैं या फिर वह मुड़ जाते हैं, जिसकी लोहा हो गया। अब यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर रह गया, तो प्रश्न संख्या 10 भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है किंतु जो आकृति है वो अनिश्चित होती है। तो आपको पता ही होगा पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं टोटल, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या होता है, यहाँ पर आयतन और आकृति दोनों निश्चित रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आयतन और आकृति दोनों निश्चित रहती हैं। जबकि द्रव में क्या होता है, यहाँ पर ये जो अवस्था है, ठीक है, द्रव अवस्था में क्या होता है, यहाँ पर आयतन तो निश्चित रहता है और आकृति जो है, द्रव जिस बर्तन में जाता है वो उसी की आकृति ग्रहण कर लेता है, जिस कारण इसकी यहाँ पर क्या होता है, आकृति जो है वह निश्चित नहीं होती है बल्कि अनिश्चित हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था द्रव, ठीक है। पदार्थ की वह द्रव अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन निश्चित रहेगा लेकिन आकृति चेंज होती रहेगी, ठीक है। गैस में क्या होता है, गैस में आयतन और आकृति दोनों चेंज होती रहती हैं। तो फिलहाल इस 10वें नंबर का प्रश्न जो था इसका आपका राइट आंसर था द्रव, ठीक है। यहाँ तक आपके ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर मिल चुके हैं। बाकी ये लघु उत्तरीय प्रश्न इनको भी जल्द ही आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। तो इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लगातार यहाँ पर आपको अगले सेमेस्टर की क्लासेस भी लगातार मिलती रहेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।